संरक्षित करने के उपाय करने के लिए ऑडियो वीडियो कैसेट, उनके प्रदर्शन, विचार गोष्ठियां और कलाकार और विद्वानों के सम्मान के आयोजन मिला है। मैं इस आयोजन को आगे बढ़ाऊं, अधिवेशन को मैं प्रार्थना करूंगा कि इस हाथरस की धरती पर, इस कला की धरती पर, इस रस की धरती पर राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष आदरणीय श्री आर.सी. शर्मा साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं इस गौरवी क्षणों को न ज्यादा खोता हुआ निवेदन करूंगा कि आदरणीय शर्मा जी मंच पर पधारने की कृपा करें। हमारे बीच वृंदावन शोध संस्थान के संस्थापक, हाथरस की धरती पर जन्मे और पले सपूत डॉक्टर रामदास गुप्त आज यहां मौजूद हैं। कल से जब से डॉक्टर रामदास जी गुप्त से हमारा संपर्क हुआ है, निरंतर वे हाथरस की माटी, हाथरस की धरती, हाथरस की भाषा, हाथरस की संस्कृति और हाथरस की कला पर काम करने के लिए हमें प्रेरित कर चुके हैं। उनकी कितनी बड़ी आस्था है वृक्ष के प्रति। वे वृंदावन शोध संस्थान में इस वृक्ष को उसके संग्रह के द्वारा जीवित करने के लिए जुटे हुए हैं। और कल जब देखा गया तो बहुत बड़ा भवन, बहुत बड़ा आयोजन उनके संकल्प का फल था। मैं डॉक्टर रामदास जी गुप्त से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर पधारने की कृपा करें। हमारे वरिष्ठ कला केंद्र के यशस्वी उप सभापति भाटिया जी कानपुर से हमारे विद्वान जनों को लेकर आए हैं। मैं भाटिया जी से निवेदन करूंगा कि वे केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष हैं, वे कृपा पूर्वक मंच पर पधारें। हमारे आज के इस कार्यक्रम के, इस लोकोत्सव के, इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष भी हैं हमारे भाटिया जी। और अब हमारी स्थानीय वरिष्ठ कला केंद्र के अध्यक्ष श्री गोपाल जी गर्ग रवि एडवोकेट, जो पिछले 1 महीने 1.5 महीने से इस आयोजन को सफल बनाने में प्राण प्रण से जुटे हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर हमारे रवि साहब मंच पर पधारने की कृपा करें। वे स्थानीय अध्यक्ष हैं। योग कर्णकारम विप्रदास कनक वैजंती चमाला रध्रान वेलो रधर सुदया पूरयन गोप वंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीति कीर्ति सचिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय राधे वयं नुमः। या कुंदेन तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रान्विता, या वीणांबरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मांसना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिभिर्देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निघशेष जाढ्यापः। तेरे मेरो मन राम की राम रटे रे, मेरो मन राम की राम रटे रे, मेरो मन राम की राम
रटे रे मेरो मन राम ही राम रटे मेरो मन राम ही राम रटे रे मेरो मन राम ही राम हो कनक कटोरे इमरत भरियो कनक कटोरे इमरत भरियो पीबत कौन राम राम की राम लटे रे मेरो मन राम की राम लटे राम की राम राम बोलो आनंद कंद भगवान की जय। हरिशंकर जी शर्मा हमारे अलीगढ़ प्रेस कला केंद्र के मंत्री हैं और प्रेस के लिए जमुना किनारे जब फिल्म बनी थी तो हमारे हरिशंकर जी ने उसमें अपने लोक गायन प्रस्तुत किए थे। हरिशंकर जी हमेशा जब भी कला संबंधी कोई भी कार्यक्रम होता है तो बड़ी कृपापूर्वक पधारते हैं और अपना योग देते हैं। हम सब मिलकर उनके बड़े आभारी हैं। अधिवेशन के इस सुअवसर पर मैं स्वागताध्यक्ष आदरणीय श्री हजारीमल जी बाटिया जी से निवेदन करूंगा कि वे मान्य अतिथिगणों के स्वागत, कलाविदों के कलाकारों के स्वागत और अभिनंदन के लिए अपने स्वर मुद्रित करने की कृपा करें। श्री हजारीमल जी बाटिया। मुकुट है इस धरती पर हमारे ब्रज भाषा के सभी प्रेमी बंधु पधारे हुए हैं। सौभाग्य की बात है हमारे बीच में राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक डॉक्टर आशीष शर्मा विराजमान हैं। वो हमारे बड़े समय निकाल कर पधारे हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे मुख्य अतिथि श्री रामदास जी गुप्ता हमारे आश्रय जरूर हैं, उनकी सेवाएं शोध संस्थान वृंदावन में और लंदन में हो रही है, वो भी हमारे सौभाग्य की बात। महोदय को समय हो तब तो मैं भाषण पढ़ूं, नहीं तो मैं राम राम करके बैठता हूँ। राज्यपाल महोदय आप ज्ञान गरिमा को परिचित थे, उन्होंने नहीं समय आप जरूर पढ़िए भाषण अपना। तो आपने अपना इतना ओजस्वी ज्ञान गर्भित भाषण दिया, राज्यपाल गदगद हो गए। तो वो हमने नहीं समझ देता तो वंचित रह जाते। ऐसे ज्ञान पुंज, ज्ञान गौरव, इतिहास तत्वज्ञ हमारे बीच में विराजमान है शर्मा जी, तो उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुप्ता जी का, हमारे गर्ग जी का, सभी हमारे साथी बंधु, हमारे साथियों का, भैया जी का और सभी का करता हूँ मैं। और माला पहना करके बाटिया जी ने आदरणीय आर.सी. शर्मा साहब को आज के अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए प्रस्तावित किया। हमारे शर्मा जी विद्वान और ब्रज कला और संस्कृति के उन्नयन में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। मैं डॉक्टर नरेश बंसल जी से निवेदन करूंगा कि वे उनके परिचय देने के साथ आदरणीय बाटिया जी द्वारा प्रस्तावित अध्यक्षीय पद के अनुमोदन को करने की कृपा करें। डॉक्टर नरेश बंसल जी। किया गया है, बड़ा दुस्तर कार्य है, लेकिन एक औपचारिकता है। तो हमारे मंच पर जो ये लघु काया में सादगी, सरलता, सौम्य और सात्विकता की जो प्रतिमूर्ति हैं डॉक्टर रमेश चंद्र जी शर्मा, न केवल भारतवर्ष में अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रज्ञा के कारण
और प्रखर भारतीय चिंतन के कारण, सात्विक जीवन दर्शन के कारण, आचरण की गहन प्रबुद्धता के कारण जाने जाते हैं। और कामायनी का एक अंश मुझे याद आता है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक सात्विक काया उन्मुक्त। ऐसे हैं डॉक्टर शर्मा जी, जिन्होंने शिखर शिखर उठ करके अपनी साधना और तप, लगनशीलता और प्रशासनिक क्षमताओं के बल पर आज भारतवर्ष के सर्वोच्च संग्रहालय का सर्वोच्च पद प्राप्त किया है। तो शर्मा जी ने इतने बड़े पद पर पहुंचने पर भी हम जब जब उनके संपर्क में आए, ये हमको अनुभव हुआ कि डॉक्टर शर्मा का जो मनुष्य है, उनका जो व्यक्ति है, वो बड़ा महान है। और जो लोग भी उनके संपर्क में आए हैं वो जानते हैं कि एक बार शर्मा जी की दृष्टि में कोई आ जाए, उनकी कृपा को यदि मिल जाए और उनके निकट कास्ट में प्रोफेसर हैं, लेकिन जिस बीज को हमारे रामदास जी ने बोया है उसे साकार और संकल्प को पूरा करने में हमारे डॉक्टर नरेश बंसल जी अनवरत शोध संस्थान में प्रस्ताव मुझसे कहा गया है। अच्छा, आपने आदेश दिया था। करें हम अपने स्थानीय अध्यक्ष श्री गोपाल रवि जी से निवेदन करेंगे कि वे हमारे आर.जी. शर्मा साहब और डॉक्टर रामदास जी दोनों। मैं उद्योग व्यापार मंडल के यहाँ मौजूद अध्यक्ष आदरणीय भोले राम मूर्ति जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि अपने नगर में पधारे हुए विद्वान आदरणीय डॉक्टर आर.जी. शर्मा साहब और आपके ही सपूत डॉक्टर रामदास गुप्त को आशीर्वाद दें, उनका सम्मान करें माल्यार्पण द्वारा। आदरणीय भोले राम मूर्ति जी शर्मा, उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष। डॉक्टर विमल साहब हमारे विद्वान हैं और विद्वानों का सम्मान विद्वानों के हाथ से होना बड़ी शोभा की बात है। मैं डॉक्टर विमल साहब से निवेदन करूंगा शर्मा जी को माल्यार्पण करने की कृपा करें। पंडित राधा वल्लभ जी गौड़ हमारे बीच मौजूद हैं। स्वांग सम्राट पंडित नथाराम जी गौड़ के सुपुत्र हैं। वे नाट्य कला के लिए समर्पित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब को और रामदास जी दोनों को। मुझे आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं इसको अपने लिए बहुत धन्य मानता हूँ। डॉक्टर रामदास जी को ये मैं अपने बीच विराजमान श्री कौशल किशोर जी बर्मन से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आसीन मथुरा कला केंद्र के अध्यक्ष श्री गौरीलाल जी गोयल को माल्यार्पण करने की कृपा करें। श्री नीरव जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे बैजनाथ जी दानी जो मथुरा में रहकर ब्रज कला केंद्र को संभाले बैठे हैं, ब्रज की कलाओं के लिए अपने पूरे योगदान से समर्पित हैं, ऐसे बैजनाथ जी दानी को जो है माल्यार्पण। मैं श्री भगवान शर्मा से निवेदन करूंगा, मैं निवेदन कृपया हमारे श्री स्वागताध्यक्ष श्री भाटिया जी को माल्यार्पण। मैं दो शब्द जो है आपके श्री शर्मा जी के स्वागत में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम ब्रजवासी लोग सब यहाँ बैठे हैं। ब्रज की छटान बीच, ब्रज की छटान बीच बैठ ब्रजवासन के, ब्रज की छटान बीच संग ब्रजवासन के,
ब्रज रजु धारन ते स्वागत तिहारो है। ब्रज की छटान बीच ओ संग ब्रज वासिन के, ब्रज रस धारन ते स्वागत तिहारो है। ते स्वागत तिहारो है। नीरव जू साहिब के कंकन हुजूर आज, ओ चंदन की डारन ते स्वागत तिहारो है। कि बाग की बहारन थे, बाग की बहारन थे, और रूप गंध हारन थे। कि बाग की बहारन थे, और रूप गंध हारन थे। कि बाग की बहारन थे, और रूप गंध हारन थे। और प्रेम बाग की बहारन थे, रूप गंध हारन थे, और फाग की फुहारन थे स्वागत तिहारो है। हम रस के नगर के लोग हैं, हमारे पास भाव के अलावा और क्या हो सकता है। श्री मनोहर लाल जी गोयल ब्रज धाम के मंत्री नहीं है, मैं भैया जी के सम्मान के लिए मैं रवि साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे विद्वान कॉस्टगंज से पधारे हुए डॉक्टर नरेश जी बंसल को माल्यार्पण करके सम्मानित करें। रवि साहब। डॉक्टर लवानिया साहब से निवेदन करूंगा कि वे कुमेलिया जी को माल्यार्पण करने की कृपा करें। लवानिया जी से निवेदन करूंगा कि ब्रज विद्यापीठ के हमारे निदेशक श्री राजेंद्र सिंह जी अग्रवाल को माल्यार्पण करके सम्मानित करें। अभी हमारा मन सम्मान और स्वागत से नहीं भरा है। मैं डॉक्टर गुरुदत्त जी भारती से निवेदन करूंगा कि वे खुर्जा से पधारे हुए हमारे नंद किशोर जी का सम्मान करें। नंद किशोर जी लावनी परंपरा के बड़े अच्छे कलाकार हैं, विद्वान हैं और साधक। हम बड़े भाव विभोर हैं कि आज इस रस की धरती पर उजड़ती हुई कलाओं की नगरी को फिर से अपना संरक्षण देने के लिए अधिकारी और विद्वान आप हमारे बीच पधारे हैं। हमारे रवि साहब वकील होते हुए, अधिवक्ता होते हुए अपने मन को साहित्य, संस्कृति और कला की सेवा से कभी वंचित नहीं कर पाए। वे अपना काम छोड़कर सदा इस हाथरस नगर की धरती को रस से परिपूरित करने के लिए जुटे रहे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद जी शर्मा का शॉल उड़ाकर वरिष्ठ कला केंद्र की स्थानीय शाखा से सम्मान करने की कृपा करें। मैं श्री अनिल भौरे जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे स्वागताध्यक्ष आदरणीय बाटिया जी को माल्यार्पण करने की कृपा करें। और मैं डॉक्टर लवानिया जी से निवेदन करूंगा कि वे अब हमारे आज के आयोजन के आप बात आज के इस आयोजन के सूत्रधार हमारे श्री गोपाल रवि जी एडवोकेट को माल्यार्पण करके सम्मानित करें। अधिवेशन अब सुचारू रूप से, विधिवत रूप से शुरू हो, इसके लिए मेरे मन में एक भाव और आ रहा है। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती आरती शर्मा साहब पधारी हुई हैं। हम नर और नारायण, राधा और कृष्ण युगल रूप में सदा देखते रहे हैं और इस बार भी हम युगल रूप में उनका आराधन, वंदन, अभिनंदन करना चाहते हैं।
मैं हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय भाटिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती जतन कुमारी जी उनके साथ हैं। मैं ये चाहूँगा कि आदरणीय श्रीमती शर्मा जी का उनके द्वारा शॉल उड़ाकर साड़ी उड़ाकर सम्मान करने की कृपा करें, लेकिन वे ये मंच पर पधारे। आदरणीय श्रीमती संतोष कुमारी जी शर्मा हमारे परम लाडले विद्वान और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखने वाले आरती शर्मा साहब की धर्मपत्नी है। हम उनके इस निष्ठाजनक कार्य में उनके मंच पर आए, अपनी जगह पर ही उन्हें सम्मानित किया। हम सब गदगद हैं और बड़े आभारी। अब इस अधिवेशन को गति देने के लिए इस ब्रज कला केंद्र के संस्थापक मंत्री, वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष और ब्रज की कलाओं के लिए जिनका नाम भैया जी के नाम से आप सब परिचित हैं, मैं आदरणीय भैया जी श्री रामनारायण जी अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं कि वे अधिवेशन की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए इसे आगे बढ़ाने का निर्देश प्रदान करें। मंच पर पधारें आदरणीय रामनारायण जी अग्रवाल। अध्यक्ष भाटिया जी, मथुरा ब्रज कला केंद्र के अध्यक्ष श्री गोरीलाल जी गोयल, हाथरस ब्रज कला केंद्र के अध्यक्ष श्री रवि जी एडवोकेट और समस्त बहनों, कलाकारों, भाइयों और हाथरस के रसिक जनों, आज युगों बाद हाथरस में ब्रज कला केंद्र का यह अधिवेशन हो रहा है। कौन बात कर रहा है भाई? और दिल्ली से ब्रज कला केंद्र का कार्यालय उठा करके हाथरस में लाए थे और सुरुचि उद्यान में जिस प्रकार के भव्य आयोजन ब्रज कला केंद्र के हुए, समय समय पर वो एक ब्रज के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ हैं। आप सब लोग उसके साक्षी हैं। आज लाला राम बाबू लाल जी हमारे बीच नहीं है, हमको बड़ा सुंदर लग रहा है ये सम्मेलन। ब्रज कला केंद्र हाथरस में दिल्ली में जन्मा, हाथरस में फला फूला और अब इस समय वृंदावन, मथुरा वृंदावन में उसका कार्य चल रहा है। तो इससे हाथरस को बड़ा भारी श्रेय है ब्रज कला केंद्र की स्थापना का, और आप सब लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से ये फले फूले। इसके लिए आपसे प्रेरणा लेने के लिए और आपका सहयोग प्राप्त करने के लिए हाथरस में हमने इस अधिवेशन का आयोजन किया है। आपको याद होगा कि जितनी भी विभूतियां जुड़ी हुई थीं और जिनने इसकी स्थापना की वो आज हमारे बीच नहीं है। सेठ गोविंदास जी, पंडित बनारसी दास जी चतुर्वेदी, पंडित बाल कृष्ण शर्मा नवीन, श्री नवाब सिंह जी चौहान, जय सुखलाल जी हाथी, किन किन के नाम आपको गिनाऊं जिन्होंने के पधार करके और समय समय पर इस संस्था को गौरव दिया और उसमें सक्रिय सहयोग दिया। कर्नल गुप्ते, अनिल विश्वास जैसे लोगों ने नौटंकी के उद्धार के लिए यहाँ प्रयत्न किए, जो महीने महीने 20-20 दिन तक सुरुचि उद्यान में रहे और कलाकारों को प्रशिक्षण दिया और एक नया रूप स्वांग को दिया। अगर ब्रज कला केंद्र नहीं होता तो मैं समझता हूं कि अब तक स्वांग की विधा समाप्त हो गई होती। ब्रज कला केंद्र के ही कारण स्वांग की विधा को नवजीवन मिला और आज उस
प्रशिक्षण में जो लोग तैयार हुए उनकी सबकी अपनी अपनी मंडलियां हैं और सब बड़े संपन्न जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो ये ब्रज कला केंद्र की एक बड़ी उपलब्धि है। कला के क्षेत्र में जो ब्रज कला केंद्र की उपलब्धि हैं और जिनके द्वारा ये उपलब्धि हुई थी, दुर्भाग्य की बात ये है कि आज वे सभी लोग उनके हमारे बीच से उठ गए हैं। अब उनकी स्मृति के रूप में केवल मेरा शरीर ही समझ लीजिए, या काका जी भी शुरू से ब्रज कला केंद्र से जुड़े रहे थे, लेकिन काका जी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए, उनकी कोई रुचि नहीं रही। उन्होंने ब्रज भाषा का एक पुरस्कार स्थापित किया था, लेकिन जाने क्यों उसको भी बंद कर दिया। ब्रज भाषा के प्रति जाने क्यों उनकी ऐसी उदासीनता रही, समझ में नहीं आई है। लेकिन शुरू में ब्रज कला केंद्र के काम में काका जी ने बड़ी सक्रियता से और बड़ी रुचि से काम किया था। हमारे ब्रज कला केंद्र के वे 2 साल अध्यक्ष भी रहे। लेकिन अब पुराने लोगों में केवल हमारे साथ जब छोटे से बालक थे, सुरेश जी एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस पूरी गतिविधियों के साक्षी हैं और जिन्होंने कि हमारे साथ लग कर के कंधे से कंधा, मैं बोल रहा हूँ साहब, अब मुझे पूरा तो कर लेने दीजिए। दादा वल्लभ जी गौड़ हमारे स्वांग क्षेत्र के बड़े प्रमुख कर्णधारों में से हैं। नथाराम जी के सुपुत्र होने का सौभाग्य आपको प्राप्त है और ब्रज कला केंद्र से आप भी आरंभ से ही जुड़े हुए रहे हैं और आपका हमको बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ है। लेकिन शरीर से अस्वस्थ होने के कारण जितनी सक्रियता होनी चाहिए थी वो अब हम लोगों में नहीं रही है। हम लोग अपने युग में काम कर चुके और हमारा युग अब समाप्त हो रहा है और समझदार व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो जो उपलब्धि करे उसको दूसरी पीढ़ी को सादर समर्पित कर दे। तो हाथरस की ये भूमि इसकी विकास भूमि है और अब हम लोग जो उस पीढ़ी के हैं अब अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं कि ब्रज कला केंद्र का जितना काम बढ़ गया है और जितना उसका रूप स्वरूप है उसके अनुसार उसको पूरा कर सकें। इसलिए हाथरस में ही आप सब लोगों की साक्षी में अब हम इस ब्रज कला केंद्र की नैया को अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बहुत ही जो समर्थ कंधा हैं डॉक्टर रमेश चंद्र जी शर्मा के ऊपर सौंपते हैं और हम आशा करते हैं कि शर्मा जी की जो कर्मठता है, जो विद्युता है, जो मार्गदर्शन की शक्ति है वो ब्रज कला केंद्र का आगे नेतृत्व करेगी और उनके द्वारा अब हम लोगों को अवकाश लेने का अवसर मिलेगा और नई पीढ़ी का समावेश होकर के नए लोगों के हाथों में ब्रज कला केंद्र की बागडोर जाएगी और ब्रज कला केंद्र की जो स्थिति है वो सुदृढ़ होगी, उसको सही मार्गदर्शन मिलेगा। इस आशा के साथ हम नई पीढ़ी के विद्वान के रूप में, कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में आज ब्रज कला केंद्र की नैया डॉक्टर रमेश चंद्र जी शर्मा के हाथ में सौंपते हैं और आशा है कि आप सब लोग सहयोग करेंगे और बड़ी तल्लीनता से इस काम को करेंगे क्योंकि हाथरस ब्रज संस्कृति का, लोक संस्कृति का गढ़ है। आप लोगों ने आज जो कार्यक्रम आयोजित किया है वो भी अपने आप में बड़ा दिव्य और भव्य है। हमारी शोध सर्वेक्षण की एक योजना है और उसमें हमारे लवानिया जी का, डोबरेवाल जी का बड़ा भारी सहयोग रहा है कि गांवों के क्षेत्र से उन कलाकारों को आज मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा जिन्होंने क्या कभी मंच की शक्ल नहीं देखी और उनको अपनी अपनी विधाओं को लेकर के पहली बार मंच पर ला करके शोध सर्वेक्षण योजना का एक रूप
कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। एक लोक नाटक है जो कि लोक संगीत पर आधारित है और जिसमें धोबियों के जीवन की बड़ी ही सरस झांकी है, वो भी विशेष रूप से आज आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से मौलिक उद्भावनाएं, मौलिक कलाकारों की खोज, शोध, सर्वेक्षण, ये सब कार्य ऐसे हैं जो कि ब्रज कला केंद्रीय एकमात्र संस्था है जो करती है। यहाँ तक प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण का, संवर्धन का सवाल है, डॉक्टर रामदास जी का कार्य अद्वितीय है और वो भी हाथरस की देन है। और शर्मा जी के ब्रज कला केंद्र से जुड़ जाने का एक दूसरा लाभ ये हुआ है कि ब्रज कला केंद्र और वृंदावन शोध संस्थान आपस में एक दूसरे के पूरक के रूप में कंधे से कंधा भिड़ा करके खड़े हो गए हैं और दोनों संस्था मिलकर के साहित्य की, लोक संस्कृति की, लोक कला की मिलकर के सेवा करने का निश्चय कर चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंत में केवल 2 शब्द और कहूँगा। शर्मा जी बहुत जल्दी अवकाश ग्रहण करने वाले हैं और अवकाश ग्रहण करने के बाद हम ब्रजवासियों की ओर से, इस सम्मेलन की ओर से, ब्रज कला केंद्र की ओर से, वृंदावन शोध संस्थान की ओर से और आप सब लोगों की ओर से उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि वो ब्रज को न भूलें, ब्रज में ही वास करें। ब्रज ही उनका कार्य क्षेत्र रहा है, ब्रजी से जो है वो आगे चले हैं। ऐसा न हो कि यहाँ से रिटायर होकर के ब्रज को छोड़ करके कहीं अन्यत्र बस जाएं, क्योंकि हमें उनके मार्गदर्शन की निरंतर आवश्यकता है। आकांक्षा करेंगे कि आज के अधिवेशन की बात वो दिल्ली हमारे केपी सिंह जी देव जो नहीं सुन रहे हैं उन्हें जरूर सुनाकर मानेंगे और इस हाथरस के दर्द को, इस ब्रज की पीड़ा को, इस संस्कृति के संरक्षण के प्रस्तावों को वे वहां तक पहुंचाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा उनसे निवेदन है। और पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वे दिल्ली की ब्रज कला केंद्र में भी अपना सहयोग देंगे। पंडित जी मंच पर विराज हैं। पंडित जी विराज। ये मंच जो है ये सरस्वती पुत्रों के लिए है। मैं बहुत अकिंचन आदमी और इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल छेदालाल मूल के शब्दों में करब कूटा, तो ये तो बहुत विद्वत जनों की गद्दी है। ये राम नारायण जी बोल रहे थे, मुझे बहुत पुरानी स्मृतियां नवाब सिंह जी के वक्त की याद हो आई। यहाँ तो जो इस साहित्य का विद्वान पुरुष है वही इसको सुशोभित कर सकता है। मैं बहुत अकिंचन हूँ इसके लिए और मैं आपसे इसके लिए क्षमा चाहूँगा। पंडित जी आप हमें वचन दें कि हमारी बात आप दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री को पहुंचाएंगे। मैं ब्रजभाषी हूँ और ब्रज भाषा से मेरा बड़ा प्रेम है। जो भी कुछ थोड़ा बहुत मुझसे सेवा हो सकती है मैं इसकी वहाँ रहते हुए अब भी करता हूँ। रामनारायण जी को भी पता है। नहीं, वो रामनारायण जी का करते। बड़ी बैठी। मैं आदरणीय भैया जी के अभिभाषण के बाद अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर रामदास जी गुप्त का आह्वान करूंगा कि वे इस माइक पर अपने मन की बात, हमारे मन की बात को लेकर कहने की कृपा करें और उनके अभिभाषण के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। नहीं हो पा रहे हैं और वास्तव में रेडियो पर ही नहीं, आकाशवाणी पर जिस प्रकार से पहले कार्यक्रम होते थे वो तो होने चाहिए, लेकिन हमको तो दूरदर्शन पर भी उन्हीं कार्यक्रमों को और विकसित रूप में प्रस्तुत किए जाने की योजना बनाने का संकल्प करना चाहिए और उस दिशा में प्रयत्न करने चाहिए। तो इस दिशा में अधिकारी गणों के समक्ष हम जितनी भी अपनी योजनाएं भेज सकें और जो कुछ भी प्रयत्न कर सकें वे सब वांछनीय हैं और आवश्यक हैं। तो जहाँ तक यहाँ नगर का एक
जो पक्ष हैं, यहाँ की जो कलाएं हैं, यहाँ की जो परंपराएं हैं, उनको दिशा देने के लिए जो मुझे लग रहा है कि यहाँ हाथरस की जो अपनी ब्रज कला केंद्र की शाखा है, उसको और सक्रिय रूप से कार्य करना होगा और उसमें यहाँ के युवागण और यहाँ के जो साहित्यिक गण हैं, यहाँ की जनता को अपने साथ में लेकर अगर आगे बढ़ें तो कुछ हो सकता है। और इस दिशा में जहाँ तक ब्रज कला केंद्र मथुरा जो मुख्य शाखा है इस समय और शोध संस्थान वृंदावन में, वे सब अपने पूरे सहयोग को आगे देने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन जो नगर की परंपराएं हैं उनको नगर के ही लोग उसको अपने हाथों में लें और उसके लिए अपना एक मंच संयोजित रूप से यहाँ पर स्थापित होना चाहिए उसकी शाखा के रूप में। और जो कुछ भी नई जितनी भी हमारी विधाएं हैं, टेक्निक्स हैं, जिसमें कि ब्रज कला केंद्र की ओर से हम उसमें ऐसा लगता है कि आगे और कुछ यहाँ पर अगर यहाँ की शाखा क्रियान्वित सक्रिय रूप से यहाँ पर कार्य करती है तो सहयोग देने का प्रयत्न करेंगे। और इसमें यहाँ के जितने भी सज्जन जो इन दिशाओं में काम कर रहे हैं वो अपना पूरा सहयोग दें, ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसा कि हमारे कवि सम्मेलन में बात हुई थी, हो सकता है कि हम इसी वर्ष में ब्रज भाषा का एक कवि सम्मेलन विदेशों में भी ले जाएं और इसके साथ हो सकता है कि हम अगले इसी साल में गर्मियों तक यानी जुलाई अगस्त तक हो सकता है कि एक हमारा इस प्रकार का कार्यक्रम लंदन में हो और उसके बाद अन्य जो देश हैं उनमें भी कुछ कार्यक्रम इस प्रकार के हों। और ब्रज भाषा का आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि 25 वर्ष पहले जब शोध संस्थान की स्थापना हुई तो उस समय ग्रंथों का इस प्रकार से बिखराव था कि बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होते थे, लेकिन पिछले 25 वर्ष में अनेक विदेशी विद्वानों ने जो कार्य किए हैं ब्रज भाषा पर, उसमें बहुत कार्य हो चुके हैं और आगे काम हो रहे हैं। तो इस प्रकार से एक नव चेतना जागी है और ब्रज भाषा की दिशा में, उसके विकास की दिशा में बहुत कुछ कार्य विदेशों में भी हो रहा है। आपको आश्चर्य होगा, हमारे एक विद्यार्थी प्रोफेसर एलन जो सियाटल यूनिवर्सिटी में हैं, वे भक्ति और ब्रज भाषा के विकास को लेकर एक सेमिनार, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार अमेरिका में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सेमिनार होते रहे हैं और आगे भी होंगे। मेरी यही एक अपनी इच्छा अभिलाषा है कि ब्रजभाषा का एक सम्मेलन लंदन में बहुत शीघ्र हो और इस सब में मैं सोचता हूँ कि आप सबका सहयोग आवश्यक है। ब्रज की भाषा पर ध्यान नहीं है, एक निमित्त मात्र के लिए कुछ कार्यक्रम होते हैं और मथुरा आकाशवाणी है, आगरा आकाशवाणी है या दिल्ली आकाशवाणी है और दूरदर्शन ने वो क्रम भी चर लिए हैं। लेकिन मेरा भरोसा है अब समय आ गया है, उपलब्ध रामदास जी गुप्त मौजूद हैं, चश्मदीद है इस बात के। मैं विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ, यदि ब्रज कला के साथ जो लोग कलाकार हैं, जो छोटे छोटे गांवों में बिखरे पड़े हैं, जो माटी की सुगंध है और जिनमें आदिम चेतनाएं विद्यमान रहती हैं, वो यदि लंदन जाएं, अमेरिका जाएं और भिन्न भिन्न विदेशों में जाएं और जाएंगे, मार्ग प्रशस्त है, दृष्टि आपको है और वहां भी ब्रज संस्कृति से जोड़े हुए लोग भारत के रहते हैं और विदेशी विद्वान भी चाहते हैं कि उनसे जुड़ें, उनको पर्याप्त धनराशि मिलेगी, सम्मान मिलेगा और जब विदेश से हवा देश में आएगी तो हमारे राजनीतिज्ञों को भी कुछ चेतना आएगी। मैंने आपकी ओर से ही एक विचार इसमें सोचा है और वह बड़े दुर्भाग्य का क्षण है कि दिल्ली आकाशवाणी से ब्रज माधुरी का कार्यक्रम बड़े उपयुक्त समय पर होता था, जिसकी बात अभी उठाई गई थी और पर्याप्त समय दिया जाता था। हम लोग उससे संतोष कर रहे थे और काफ़ी जनमानस उससे जुड़ा हुआ था। लेकिन विगत काफ़ी समय से जो विकल्पात्मक स्थितियां चल रही हैं, इसे संकल्प में बदलने के लिए यदि ये ब्रज कला केंद्र एक अनुष्ठान ले ले और निश्चय कर ले और ठान ले और ब्रजभाषा में कहें अपनी पे उतर आए या पूरी नंगाई दिखाए, तो निश्चय ही ये मैं समझता हूँ कि ब्रज माधुरी का कार्यक्रम बढ़ जाएगा। बात बड़ी सामान्य लगती है कि क्या बात है कि आध घंटा कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन आध घंटे में जुड़े हुए जो कलाकार हैं, जो रचनाकार हैं, जो हमारे देश के
माटी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कितना मौका लगेगा। वो अनाथ लोग जो कि कहीं दिखाई नहीं पड़ते, जाने नहीं जाते, वो आकाशवाणी से जुड़ जाएंगे और उनको लोग पहचानेंगे और ब्रज की पहचान लोगों को होगी। एक बात और, ब्रज की संस्कृति तो सब जगह बोलती है, सिनेमा के इतने गीत आते हैं, टीवी पर बहुत सी चीजें आती है, लेकिन जहां लोकगीत का कोई संस्पर्श है, लोक छवि यदि है, लोक नृत्य है, लोक गीत है, लोक नाट्य है, आप देखिए उसकी जान और जिंदगी कुछ दूसरी होती है। और थोड़ी देर बाद आप यहाँ शायद देखेंगे, मैं काफी समय ले रहा हूँ, तो मूल प्रस्ताव मैं आपके ही मन की ओर से रख रहा हूँ। ये बड़ी आंतरिक पीड़ा का विषय है। ब्रज कला केंद्र का यह वार्षिक अधिवेशन अनुभव करता है कि आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा ब्रज माधुरी कार्यक्रम के सायंकालीन प्रसारण से ब्रजभाषा कार्यक्रम के प्रभाव का औचित्य ही समाप्त हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रजभाषा कार्यक्रम प्रातःकाल न होने से संपूर्ण ब्रजवासियों ने व्यापक क्षोभ है। इस संबंध में शताधिक प्रतिवेदन ब्रज के मनीषियों, साहित्यकारों, सांस्कृतिक रंग कर्मियों, कलाकारों, विचारकों तथा प्रबुद्ध नागरिकों ने माननीय श्री केपी सिंह देव जी, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री महोदय को भिजवाए हैं, परंतु स्थिति यथावत है। ब्रज कला केंद्र हाथरस में आयोजित यह सम्मेलन मांग करता है कि आकाशवाणी दिल्ली से ब्रज माधुरी का प्रसारण प्रातःकालीन सभा में नियमित रूप से कम, यहाँ मैंने जो लिखा है 30 मिनट, चूंकि एक टंकित प्रस्ताव मेरे हाथ में आया है, मैं चाहता हूं अगर आप तोप मांगे तो शायद पिस्तौल मिल जाएगी, तो इसे थोड़ा सा बढ़ा लें, इसमें 30 मिनट का किया जाए। ये जो लिखा हुआ है आप देख लें, विचार कर लें, सब लोग बैठे हुए हैं, आप इसे कोई सुझाव दें। तो यथावत 30 मिनट का किया जाए, कम से कम 30 मिनट का किया जाए न? कम से कम मैंने बढ़ा दिया है, कम से कम 30 मिनट का किया जाए। मैं ये प्रस्ताव रखा है, आप लोग महानुभाव अगर इसे स्वीकार करते हैं एक मत से, तो मैं बहुत ही आभारी होऊंगा। ये मांग। और अंत में एक वाक्य और कहना चाहता हूं कि आज का यह अधिवेशन ऐतिहासिक अधिवेशन है, जहां डॉक्टर शर्मा जी ने सुविचारित रूप से आपके प्रेम भाव में फंस करके इस जिम्मेवारी को ले लिया है। और ये वो कदम है, ये वो अंगदी कदम है कि जहां पड़ जाए तो पूरा ब्रज क्षेत्र इनसे जुड़ जाएगा। और इनके पास बड़ी दूरदर्शी दृष्टि है और केंद्रीय बड़ी बड़ी जो विभूतियां हैं, स्तंभ हैं, उनको भी झकझोरने की शक्ति है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर शर्मा जी, श्रद्धेय शर्मा जी, मनीषी शर्मा जी, ब्रज क्षेत्र में ही हमारे एक रिश्तेदार थे, वो ये कहा करते थे मैं क्षेत्र संन्यास लेने जा रहा हूं, और उन्होंने सचमुच क्षेत्र संन्यास ले लिया। वो वृंदावन में ही रहे और भजन करते ही गए। मैं समझता हूं कि जब अब अवकाश प्राप्त करने के निकट आ रहे हैं, और यह शायद आपकी भ्रांति है कि शर्मा जी का मन दिल्ली में है, ये तो ब्रजवासी हैं और ब्रज में ही रहते हैं, शरीर से वहां रहते हैं, ब्रज में मन से सदा रहते हैं। लेकिन अब मेरी इच्छा है ये शरीर से भी वृंदावन में रहें और हाथरस और आसपास के एरिया से भी करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर हमारे ब्रज कला केंद्र के मंत्री श्री कुमेरिया जी अपना समर्थन, अनुमोदन, विचार प्रकट करेंगे। श्री कुमेरिया। बंधुओं, आकाशवाणी पर जो ब्रज भाषा की उपेक्षा हो रही है वो प्रस्ताव के सामने आपके आ चुकी है। और आज़ादी के बाद में बड़े संघर्ष के बाद में जो ब्रज भाषा को स्थान दिलाया, ब्रज कला केंद्र के माध्यम से, ब्रज के मनीषी पुराने साहित्यकारों के माध्यम से वो धीरे धीरे प्रगति के नाम पर ह्रास होता जा रहा है। और यदि ब्रजवासी नहीं चेते तो वो दिन दूर नहीं, जो शाम का कार्यक्रम जो ब्रज माधुरी का है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ, अनुमोदन करता हूँ आप सबकी ओर से।
एक और प्रस्ताव हमारे पत्रकार श्री भगवान दास जी शर्मा मथुरा रेडियो के संबंध में रखेंगे आपकी स्वीकृति के लिए। श्री भगवान दास जी शर्मा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान महानुभाव, विद्वत्जन, ब्रजभाषा की आकाशवाणी पर कितनी उपेक्षा हो रही है इसको कहा नहीं जा सकता। अब तक ब्रजमाधुरी के संबंध में बात हो रही थी कि प्रातःकालीन का जो समय था वो संध्याकालीन कर दिया और धीमे धीमे हो सकता है कि उसे भी समाप्त कर दिया जाए। महानुभाव, आपको आश्चर्य होगा कि मथुरा आकाशवाणी से शाम को 6:10 से ग्रामीण कार्यक्रम होता है। उस ग्रामीण कार्यक्रम में 6:10 से लेकर 6:45 तक पहले ब्रजभाषा में महिलाओं के और दूसरे खेतिया और अन्य प्रकार के कार्यक्रम हुआ करते थे और उसके बाद में 6:45 बजे जब आकाशवाणी का रेडियो का अपने का हम स्विच खोलते थे तो आवाज़ आती थी, ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, अब हमारा कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली तो सुनो जा सके। वो दुर्भाग्य कि वो अब प्रसारण आकाशवाणी के उस दूर दिल्ली केंद्र से नहीं होगा। अब केवल आपको यही मथुरा बोलना पड़ेगा और वो भी 15 मिनट का कार्यक्रम मथुरा में ही आकर के समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मथुरा रेडियो स्टेशन की क्षमता जो है बहुत थोड़ी है। 1 किलोवाट का रेडियो स्टेशन है और इसका मतलब क्षेत्रफल 60 किलोमीटर है, डायमीटर 60 डायमीटर है और 60 डायमीटर्स में रहने वाले लोग उसे सुन भी लें तो अब तक जो हम ब्रजभाषा को अपनी को दूर तक पहुंचा रहे थे शॉर्टवेव 89 दशमलव पर, तो वो अब हम उससे भी वंचित हो गए और ब्रजभाषा और जाकर के सीमित हो गई। मेरी इस मंच से के माध्यम से मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं और वो प्रस्ताव ये है कि ये मंच मांग करे कि आकाशवाणी मथुरा ये प्रयास करे आकाशवाणी के महानिदेशक के माध्यम से कि वो कार्यक्रम जो बंद कर दिया गया है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होने से, उसे पुनः आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जाए। मैंने पहले आकाशवाणी मथुरा पर कई बार लोगों से कहा था, मैंने कहा जब आप इनकी उद्घोषणाएं करें तो उद्घोषणाओं में ब्रजभाषा का उद्घोषणाएं होनी चाहिए। तो उस समय कुछ समय मेरी बात मानी गई और उद्घोषणाएं ब्रजभाषा में हुई, लेकिन बाद में कुछ ऐसे इस प्रकार के अधिकारी आए कि उन्होंने ये कहा, कहने लगे साहब इस संविधान की 14 भाषाओं में ब्रजभाषा का कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए ब्रजभाषा का हम उद्घोषणाएं ब्रजभाषा में नहीं कर सकते। अब चलिए ब्रजभाषा में हम उद्घोषणाएं नहीं करें, लेकिन ब्रज कार्यक्रम को तो आप नियमित जारी रखते हुए कम से कम हमारी बात को दूर तक तो पहुंचा दीजिए, ताकि ब्रज क्षेत्र के कलाकार, ब्रज क्षेत्र के कवि, ब्रज क्षेत्र के वार्ताकार, ब्रज क्षेत्र के मनीषी, ब्रज क्षेत्र के शोधकर्ता अपनी बातें जन जन तक पहुंचा सकें। ये मेरा प्रस्ताव है। धन्यवाद। महोदय, आकाशवाणी मथुरा पर जिस ब्रज कार्यक्रम की स्थापना की गई थी, वो ब्रज कार्यक्रम की स्थापना करने के बाद वो स्वरूप जो है वहां से गायब हो चुका है। 1 घंटे का जो कार्यक्रम होता था वो मात्र 15 मिनट या 13 मिनट का प्रोग्राम रह गया है। जिस रुचि से और जिस आकांक्षा से इस आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी, उसमें सबसे बड़ा ध्येय एक यही था कि ब्रज की अधिकतम सांस्कृतिक पुष्टि इस केंद्र से मिले। वाहिका है, मध्यकाल से लेकर आज तक जन जागरण की चेतना, धार्मिक विश्वासों की स्थापना, लोक संस्कृति के अभ्युदय और लोक साहित्य की संवर्धना के लिए सदैव से ही प्रयत्नशील ही नहीं, संरक्षिका भी रही है, इसमें किसी को संदेह नहीं। मैं समझता हूँ कि मेरा ये प्रस्ताव ब्रजभाषा के सतत विकास और अनवरत
संरक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। कारण यह है कि ब्रज भाषा की जो संरचनात्मक क्षमता है, जो अभिव्यक्ति की का कौशल है, वह बगैर ब्रज भाषा सीखे हम स्वभावतः पारिवारिक दृष्टि से सीख सकते हैं। पारिवारिक संपदा के रूप में हमें परंपरा से प्राप्त होती है, हम उसे अर्जित नहीं करते। दूसरी भाषा के जो छात्र और एक और विश्वविद्यालयों में अध्यापन करने आते हैं, ये आवश्यक है परिभाषा के प्रसार और विकास के लिए इस भाषा का शिक्षण अनिवार्य रूप से स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए किया जाए। और ऐसा करने से हम केवल ब्रज भाषा, ब्रज संस्कृति, ब्रज कलाएं और ब्रज के गीतों के प्रसार का कार्य तो करेंगे ही, और ब्रज भाषा की जो प्राचीन गौरवशाली परंपराएं हैं, जो हमारी विरासती नहीं हमारी अस्मिता की खाती हैं, उनकी भी रक्षा कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं समझता हूँ मेरा ये प्रस्ताव आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, वर्तमान संरक्षण के लिए और भावी योजनाओं के लिए विशेष सहायक सिद्ध होगा। इस विश्वास के साथ मैं अपना यह प्रस्ताव रख रहा हूँ कि ब्रज भाषा के साहित्य को विभिन्न ईश्वरों के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। यह मेरा प्रस्ताव है। आशा है कि आप इसे समर्थन देकर के मेरी इस भावना को अवश्य ही सहयोग देंगे। धन्यवाद। हम सब एक स्वर से समर्थन देते हैं और अध्यक्ष से निवेदन करते हैं और अब ये माइक मैंने हाथ है वे अपने आगे वचन से मैं देख रहा हूँ अपने उद्बोधन से इस अधिवेशन के बाद बाहर कलाकारों द्वारा बहुत ही अनोखे और बहुमूल्य कार्यक्रम के प्रदर्शन होंगे जिन्हें आप देखेंगे। अब आप आदरणीय अध्यक्ष से उनका सुने में आप उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे अधिवेशन के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर रामदास जी, उपाध्यक्ष श्री भाटिया जी, श्री गोपाल जी रवि, श्री गोयल साहब, भैया जी, श्री चतुर्वेदी जी और ब्रज की सेवा में सतत आप सभी बेटियों का धन्यवाद। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ब्रज कला केंद्र के इस वार्षिक अधिवेशन पर मुझे आपने निमंत्रण किया और मैं आपके समक्ष कार्यक्रम मुझे ऐसा लगा कि कुछ अभिनंदन जैसा हो गया। मैं तो ब्रज का सेवक हूँ। ब्रज में मैंने लगभग 12 वर्ष व्यतीत किए मथुरा संग्रहालय के अध्यक्ष थे और उस मेरी थोड़ी साधना का जो प्रयास है उसका फल मुझे भगवान कृष्ण ने दिया। चाहे मैं मथुरा में रहा, लखनऊ में रहा, कलकत्ता में रहा अथवा दिल्ली में, मैं समझता हूँ जो आधारशिला मेरे जीवन की ब्रज ने रखी उसी पर मेरे जीवन का जो भी टूटा फूटा भवन बनता गया उसके लिए मैं समझता हूँ ब्रज का मेरे पर बहुत बड़ा उपकार। यदि आप मानते हैं कि मैं संग्रहालय के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च पद पर हूँ तो मैं इसे एक ब्रज की बात मानता हूँ और इसलिए यदि मैं ब्रज के लिए कुछ करता हूँ तो मैं कोई एहसान नहीं करता। ये एक ऋण है जिसको चुकाना हम सभी का
कर्तव्य है, होना चाहिए। आप जिस मनोयोग से ब्रज संस्कृति के संरक्षण में ब्रज भाषा के तालाबंद में लगे हुए हैं, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय प्रशंसनीय कार्य है। चक्र की पंक्ति की तरह समय बदलता रहता है, आता जाता रहता है, किंतु हमें अपने संकल्प को और अधिक निष्ठा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय लेना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि ये संकल्प शक्ति जो आपके हृदय में विद्यमान है, उससे जो आपके प्रस्ताव आज अधिवेशन में पारित हुए हैं, उनको एक बहुत बड़ी गति मिलेगी। मेरे बारे में विशेष रूप से डॉक्टर नरेश जी हंसल ने जो उद्गार व्यक्त किए, मैं उसको अपने को बात नहीं समझता। वो साहित्य लेखनी है, कवि है, चिंतक है, मनीषी है। तो इसलिए उन्होंने मेरा परिचय देकर मेरा नहीं किंतु अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया। तो आप ऐसा न समझें कि जो उन्होंने कहा मैं से स्वीकार करूं, लेकिन जो उन्होंने स्नेह दिया, आप सबने जो स्नेह दिया, उसके प्रति मैं वास्तव में नतमस्तक। ब्रज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका अभिप्राय मैं समझता हूँ ब्रज केवल ब्रज क्षेत्रीय सीमा में सीमित नहीं है। ब्रज संबंधी यदि हम कोई कार्य करते हैं वो राष्ट्रीय महत्व का है और उसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी बन गया है। तो ये हमको थोड़ी सी ही भावना अपने हृदय से निकाल देनी चाहिए कि यदि हम ब्रज संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं तो मथुरा, वृंदावन या ब्रज अथवा हाथरस अलीगढ़ तक सीमित है, ये बात मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। क्यों कि भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया, जो दर्शन दिया, राधा कृष्ण भाव जो आया, वो पूरे भारतवर्ष के लिए। और मान्यता तो ये है कि वास्तव में भक्ति का उदय वो दक्षिण से और इसके बाद वो उत्तर में है। चैतन्य पूर्व से चल करके यहाँ आए। तो ब्रज तो एक महापुरुषों का दिग्दिगांतर से आए हुए महापुरुषों का संगम स्थल रहा है। यदि वे लोग बाहर से आकर इस ब्रज की पुनः स्थापना न करते तो हम संभवतः इसको समझ ही नहीं पाते। चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मांड कुंड पर जब कह दिया इनको वृंदावन, यही वृंदावन, हम लोगों ने सबने मान्यता प्राप्त कर दी, कहा करेंगी। तो उन्होंने इसका पुनर्प्राकट्य किया है। बाहर वाले जो ब्रज के बाहर के जो संत महापुरुष हैं, उनका जो ब्रज के कार्य है उसे भी हमें नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रज के लिए यदि कोई नीति बनाई जाती है, चाहे वो ब्रज भाषा की हो, कृष्ण संस्कृति की हो, राधा कृष्णवाद की हो, जो भी हो, वो एक राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, वो क्षेत्रीय महत्व का मुद्दा कदापि नहीं है। और इसलिए हमें अपने प्रस्तावों में इसका भी ध्यान करना चाहिए और उसको उसी सशक्त भाषा से हमें उनके सामने प्रेरित करना चाहिए। उनको ये एहसास न हो, ये आभास न हो कि जो केवल एक क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं और इसलिए उसको करना चाहते हैं। नहीं, हम ब्रज भाषा के माध्यम से, ब्रज संस्कृति के संरक्षण के माध्यम से हम राष्ट्र के लिए संकल्पित हैं, हम केवल क्षेत्र के लिए संकल्पित नहीं हैं। तो इसलिए इस चेतना की जागृति हमें राष्ट्रीय मंच पर करनी चाहिए, दिल्ली में हमें करनी चाहिए और उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने हों। मैं आपने मेरे लिए कहा, एक प्रस्ताव पारित हुआ कि मैं यहाँ ब्रज में रहूँ। एक स्नेह के लिए, इस भावना के प्रति मैं किस प्रकार अपना आभार व्यक्त करूं, शब्द मेरे पास नहीं। वस्तुतः होता कुछ ऐसा है कि मेरे साथ कुछ ऐसी बात आई कि जहां मैं गया तो उन महापुरुषों की जिस क्षेत्र में से मेरा संपर्क हुआ,
उन्होंने सदा ये इच्छा पता नहीं क्यों व्यक्त की कि आप यहीं रह सकते। मुझे आसाम गवर्नमेंट ने एक दफा बुलाया था कि म्यूजियम्स एंड नेशनल इंटीग्रेशन पर एक नेशनल सेमिनार है, उसको कंडक्ट आप कर दीजिए। मैं कैलकाटा में था और मैं वहाँ हाफ लॉन्ग में गुवाहाटी से भी 250 किलोमीटर दूर था। मैं वहाँ गया, लौट करके फिर मैं सर्किट हाउस में रुका हुआ था गुवाहाटी में। उसके पीछे ब्रह्मपुत्र नदी बहती थी। मैंने वहाँ के डायरेक्टर से कहा कि मैं ब्रह्मपुत्र में स्नान करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ब्रह्मपुत्र तो कोई गंगा यमुना जैसी पवित्र नदी नहीं है, क्या करूँ वहाँ जाकर। मैंने कहा नहीं, मैं गया, जाकर के मैंने ब्रह्मपुत्र की रेती पर बैठ करके स्नान करने के पश्चात एक छोटी सी कविता संस्कृत में लिखी। मैं बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। उसका अंतिम पद ऐसा था, उसकी भावना ये थी कि मस्तके तिष्ठसि ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र तो मस्तक पर है। तीन भावना थी कि ब्रह्मपुत्र मस्तक पर, तो भारत के मस्तक पर। दूसरा था तुम मस्तके, मेरे मस्तक में ब्रह्मपुत्र तुम ऐसे हो। और तीसरा था तुम मस्तके तिष्ठसि ब्रह्मपुत्र, हमेशा से परेशान रहते हो, बाढ़ इतने आती है, परेशान करते हैं पूरे आसाम को पूरे। तो इस तीन भाव लेकर के बनेंगे। उसका अंतिम श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ कि मैंने कहा कि उसमें कि ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, नर है। जैसे सोनभद्र है ऐसे ही वो ब्रह्मपुत्र भी है, पुत्री नहीं है। तो मैंने कहा ये इसलिए है कि बहुत से भाई, बहुत सी बहनों के बीच में जब एक भाई होता है तो दुलार से, स्नेह से वो स्पॉइल्ड चाइल्ड हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए बहुत सी बहनों के बीच में तुम हो, इसलिए अपने वेग से, उदास से परेशान करते रहते, इतने चंचल हो गए और पूरे आसाम को परेशान करते रहे। सरिस्वता मध्य तुमेव भ्राता दीगी दर्पेण सुचंचलिनो क्षरं प्लवन वारिविधि धारा त्वं मस्तके तिष्ठसि ब्रह्मपुत्र। तो वहाँ एक कार्यक्रम जिसको हम लेकर के गए थे, अंतर्राज्यीय प्रदर्शनी, उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री श्री प्रफुल्ल कुमार महंत आए हुए थे। उनको पता लग गया कि मैंने ब्रह्मपुत्र के बारे में लिखा है। तो उन्होंने कहा उस कविता को सुनाइए। ब्रह्मपुत्र पालन को लेकर लगाता नहीं है, मेरा पूरी कविता को सुनाइए। उनका प्रस्ताव आया, आप क्यों नहीं आसाम में रह जाते, हम आपको आसाम में रहेंगे। मैं उड़ीसा गया, वहाँ का स्टेट म्यूजियम उड़ीसा, उसका रीऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे जाना था, उसमें परामर्श देने के लिए। तो वहाँ पर कुछ व्याख्यान की बात हो गई, मैं उसमें याद तो नहीं था, लेकिन नहीं मानेगा थोड़ा। तो मैंने कहा कि जब उड़ीसा में आता हूँ मुझे एक घटना का सुनाना, और वो घटना ये है कि एक बार मैं पुरी से भुवनेश्वर आ रहा था बस में, और पिपली एक स्थान पड़ता है जब इसमें बड़े बड़े अच्छे छोटे कलात्मक छाते वाते मिलते हैं। तो मैंने अपने बच्चे के लिए छाता छोटा सा लिया, और मैंने बस वाले से कहा था कि भाई मुझे राजा रानी मंदिर देखना है, मुझे वहाँ उतार दो। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, वहाँ तो बस तो वहाँ नहीं जाएगी, आप बगल में है, वहाँ देख लीजिए। और मैंने कहा ठीक है, मुझे देखना जरूर है। उसने उतार दिया। मैं उस छाते को वहीं भूल आया बस में। जब भूल आया तो मैंने कहा एक बच्चे की छाता दिया था, चला गया। 4-5 महीने बाद एक महिला उस छाता को लेकर के मथुरा संग्रहालय में पहुंचती है। क्या आप मुझे पहचानते हैं? कि मैं पहचानता तो नहीं, कभी देखा जरूर, लेकिन बच्चे नहीं। उनके छाते को आप देखना, मैंने कहा एक ऐसा छाता मैंने 5 महीने पहले अपने बच्चे के लिए खरीदा था, कि ये वही छाता है, इसको मैं लेकर के। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा प्रोफेसर राजदान है? कहा आगरा कॉलेज में प्रोफेसर थी। हमारा परिचय हुआ था। उन्होंने कहा कि मुझे स्मरण आया भागवत के कुछ श्लोक का, जो हम सबके लिए बड़ा उपयोगी। पथिच्युतम तिष्ठधिष्ठरक्षितम गृहे स्थितम तद्विहितम विनश्यति वजीवत्यनाथो विदीक्षितम वजीभिः विदुक्तुस्य हतो न जीवति
रास्ते में चीज गिर जाए, और यदि प्रभु उसको चाहता है उसको आपको वापस देना, वो मिल जाएगा। पतितम तिष्ठति विष्टरक्षितम और गृहीस्थितम तद्विहितम विनश्यति। और घर में आप 7 ताले लगा करके रखिए, और अगर जानी होगी तो चली जाए। और जीवन जाना को भी परीक्षितम वाले कि ये अनाथ ही यदि उसकी दृष्टि लगी हुई है, प्रभु की दृष्टि लगी हुई है, जंगल में छोड़ दीजिए। हमको बहुत से प्रसंग ऐसे मिलते हैं कि बच्चों को बहा दिया नदी में, वो रह गया, जंगल में छोड़ दिया तो वो भी अगर उसकी दृष्टि थी और घर में चाहे कितनी चिकित्सा कराइए, जहाँ कुछ भी कीजिए, अगर जाना हो तो चला। तो मैंने कहा उड़ीसा के साथ मेरा ये संपर्क, तो वहां के 2 मंत्री माझी साहब और एक और प्रसन्ना साहब थे। उन्होंने कहा आप उड़ीसा में क्यों नहीं रह जाते जब आपको हिंसा से इतना लगाव है? मैंने कहा सोचूंगा। इसी प्रकार पांचाल शोध संस्थान के लिए कांक्षा के 8 वर्ष से मुझे पकड़ रहे थे। अब क्यों मैं गया तो उन्होंने योजना बना रखी, तो आपको क्या कानपुर में रहिए, रहिए हमारे साथ जी। उस पर मैंने अपने विचार रखे, तो उन्होंने मुझसे कहा Is it not possible that we should have your services for around 5 years here, and you can even expect your permanent stay in Washington? मैंने कहा अभी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं कहाँ रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई बात होगी तो मैं आपकी योजना में सहायता भारत से करता रहूंगा। वाशिंगटन में मेरा रहने का कोई इरादा। आज की बात केरिया जी के यहाँ हम और डॉक्टर गुप्ता गए थे, वहाँ कलकत्ता के बहुत बड़े धनी, उन्होंने कहा भाई आप कलकत्ते में आपसे बड़ा संपर्क रहा और ये और वो, तो ये मकान बनाया आप इसमें क्यों नहीं रहते? सोचें। और कलकत्ते में तो हमारे गुरुजी डॉक्टर BN मुखर्जी बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने मुझसे जबरदस्ती करके फ्लैट दिलवा दिया, और जब छोड़ करके आया वो फ्लैट वहीं कलकत्ते बाकी है। मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है। गीता में कह अमी की तो हमें श्रीमती भक्तवान में प्रियो न रहो, अनिकेत होकर के अगर रहा जाए, जैसे गीता कहती है, तो क्या बात है, ठीक है अनिकेत होकर के। क्यों? कि मैं ब्रज को एक क्षेत्र की परिस्थिति पर सीमा में नहीं, जैसे मैंने कहा बांधना चाहता, पूरा राष्ट्र पूरा देश उसको हमें ब्रजमय बनाना है, उसको हमें कृष्णमय बनाना है। तो वो जहाँ कहेंगे वहाँ रहेंगे, जहाँ जैसी उनकी इच्छा है वो हमें करनी पड़ेगी। लेट दाई विल प्रिवेल, लेट नॉट आवर विल प्रिवेल। कैसे आपका स्नेह है, आपने प्रस्ताव पारित किया, आपने बहुत अच्छे पारित किए। और जहां तक मेरी कुछ सेवाओं का संबंध है, मैं यथासंभव उन प्रस्तावों को मंत्री महोदय से, सूचना सचिव महोदय से, क्योंकि उनसे मेरा निकट संबंध रहा, और हमारे सचिव रहे हैं श्री भास्कर घोष साहब, मैं इन प्रस्तावों को लेकर उनके पास जाऊंगा, और जहाँ हो सकेगा मैं चेष्टा करूंगा कि इनको दिखा करें। श्री JP सिंह साहब ने मुझसे मुझे आश्वासन दिया था, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया। एक दिन वो टहलते हुए मेरे ऑफिस में आ गया, काम उनका था, और काम क्या था कि वो मेरी टाइम गैलरी थी, देवी थी, उसको हमने 6 महीने के लिए लगाने के लिए कहा था। प्राइम मिनिस्टर ने उसका उद्घाटन किया था, तो वो चाकरी बढ़ जाए, बढ़ाते 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 हो गया। तो हमने कहा अच्छा था 5 दिसंबर जो नेवी डे है वो लास्ट डे होगी, उसके बाद मैं नहीं कहूँगा, उसका बढ़ा दीजिए। मैं कहा तो मैंने कहा आपको भी मेरी एक बात माननी होगी, बातचीत है तो वो होना चाहिए, जब वो क्या मैं आपको बाद में बताऊँगा। किसी बीच में भैया जी के प्रस्ताव मेरे पास आ गए, तो मैंने कहा कि मालवी संबंधित कार्यक्रम उनका समय ठीक नहीं है, उनका समय कम हो गया है, इसके लिए उन्होंने कहा मैं देखूँ।
ये बहुत अच्छी बात है। फिर एक बार राष्ट्रपति भवन में मुझे डिनर के टाइम में मिल गए, कोई विदेशी महानुभाव आए हुए थे, तो उन्होंने खुद मुझे खुद बुलाया। तो वो आपने बात कही थी, मैं उस बात में कर रहा हूँ, आप निश्चित रहें, वो तो करना हमारा फर्ज है, हमें करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद में भैया जी को पत्र मिला कि वो व्यास जी ने अगर ऐसी सूचना दीजिए वो काम होगा, इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता वो नहीं है, वो काम हो चुका है। मैंने कहा ठीक। अब वो बता रहे हैं, आज बताया कि नहीं वो तो ऐसे ही रहा, उसमें कोई काम हम खास नहीं। तो ये आज की सूचना मेरी है कि ऐसा काम हुआ, तो मैं उसको पुनः जा करके इसको करने की चेष्टा करूंगा और केबीसी के साथ मैं अनुरोध करने अवश्य करूँगा। मेरा एक निवेदन ये है कि ब्रज की जो विधाएं हैं बड़ी सशक्त रही हैं और पूर्व पुरुषों ने ब्रज के लिए जो कार्य किए हैं उनका हमें पुनर्स्मरण करना चाहिए। और जो आज हम हो रहे हैं, जो जिसमें आप सब लगे हुए हैं, उसके प्रति हमें वास्तव में जितना भी तन से योगदान हो वो देना चाहिए। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने विचारों को सशक्त ढंग से राष्ट्रीय मंच पर दिल्ली में करें और वहाँ ब्रज संबंधी जो विधाएं हैं, चाहे हो या राष्ट्र हो, रसिया हो, इत्यादि हो, उनके माध्यम से और उसमें विशेष बात केवल वो एक कार्यक्रम होकर के न हो जाए, उसके पीछे संदेश होना चाहिए। ब्रज भाषा और ब्रज संस्कृति का पल्लवन, और अन्यथा केवल एक परफॉर्मेंस होकर किसी समाप्त हो जाएगी, लोग आकर के और ताली बजा के चले जाएंगे। उसके पीछे क्या भावनाएं क्यों हुई कि हम ब्रज संस्कृति से उन लोगों का लगाव करना चाहते हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ कर सकें और वो ये माने कि उनका जो कार्य है वो उनके लिए लाभदायक होगा, न कि केवल हमारे लिए लाभदायक होगा। एक सर्वेक्षण की योजना चल रही है और आज जब उसका लेखा जोखा लिया तो बड़ी विचित्र बात लगी। किस उत्साह से काम करने की इच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि इसके संबंध में आपसे पैसा व्यय करने की अनुमति भी आपसे समिति से ले ली जाए। हमने कहा इसकी आवश्यकता है, अगर आपके पास पैसा है तो आप कार्यक्रम बना करके पैसे आप मेरे इसके लिए प्रतीक्षा मत कीजिए कि मैं तो आ नहीं सकता हूँ, नहीं भी आ सकता, ऐसा है तो इसलिए आप इसकी तरफ नहीं आ सकते। तो यदि पैसा होते हुए भी हम उसको दिशा बोध न दे सके, उसकी प्रगति न कर सके, तो इसके लिए हमें जरा सोचना पड़ेगा। मेरा भैया जी और उनकी टीम से अनुरोध है कि यदि पैसा मिल रहा है और नहीं मिला है और वो सुरक्षित पैसा है, उसकी व्यवस्था कर, वो उसके संबंध में व्यवस्था करें, जितनी जल्दी खर्च करें। और मैं तो ये आशा कर रहा था कि जितना पैसा हमको दे दिया गया खर्च हो जाएगा, दूसरा और हमसे मांगेंगे तो उसका पहला जो पैसा था उसके भी मांग लेंगे और दूसरा पैसा मिलने वाला था उसके लिए भी करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि तो वैसे ही बड़ी साधनों की बड़ी चिंता रहती है, जो भी थोड़े बहुत साधन आपके लिए उपलब्ध हैं उनका उपयोग कर लीजिए कम से कम। तो इसमें अब इस तरीके की औपचारिकता नहीं होनी चाहिए और उसको जितना अधिक गति प्रदान कर सके अपना, उसके लिए कमेटी बनाने की आवश्यक है। इसके साथ हम लोगों ने कल ब्रज भाषा का सम्मेलन किया था, ये भी संकल्प लिया कि प्रतिवर्ष ब्रज भाषा का पुस्तक सम्मेलन वृंदावन से संपन्न होना चाहिए और उसमें खड़ी बोली का प्रयोग नहीं होना चाहिए, केवल ब्रज भाषा, क्योंकि अब ब्रज भाषा से संबंधित या उसके और ब्रज भाषा के लोग भी खड़ी बोली में लिखने लगे, कोई बात नहीं, लेकिन यदि हमें ब्रज भाषा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना है तो आवश्यकता यह है कि हम कम से कम कुछ क्षेत्रों में, कुछ संस्थाओं में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें जो कि ब्रज भाषा के ही हों और ब्रज भाषा के ही कभी उसमें पढ़ाएं। तो प्रतिवर्ष अगर ये कार्यक्रम होगा तो मेरे समझ अगर तो आकाशवाणी ने ब्रज भाषा का सम्मेलन समाप्त कर दिया है तो वो निरस्त नहीं होने पाएगा, उनको भी उससे प्रेरणा मिलेगी का एक मंच इसके लिए बन गया।
और आगे चलाना चाहे आगा में हो यहाँ पर हो। इसी तरह से मैंने ये भी निवेदन किया है कि मंचन की जो व्यवस्था है, चाहे नौटंकी हो चाहे प्रेस की दूसरी चीजें हो, जिसके लिए आदरणीय श्री नथाराम जी गौड़ ने इतना बड़ा कार्य किया, तो उनकी विधाओं को हम और आगे बढ़ा करके और मंचन की संसार में दो चार इस तरह के मंचन होने चाहिए जिसमें अर्थ की कोई कमी नहीं होती है। अगर कार्यक्रम किए जाए, कार्यकर्ता ठीक हो 10 घंटा को, लेकिन कार्यकर्ता ही ऐसे अगर हों कि उसका काम ही नहीं करना चाहें या व्यवस्था में कोई गड़बड़ हो तो बात दूसरी है। लेकिन मैं तो मेरा कम से कम अपना अनुभव ये है कि कार्यकर्ता के लिए भूमिका कोई अभाव नहीं। मैं जब कलकत्ता संग्रहालय में था, आपको निवेदन करूँ कि जब मैं वहाँ पहुँचा उस वक्त 42-43 लाख रुपये सालाना बजट था और उसमें से भी 10 लाख रुपए को संग्रह कर दिया करते थे कार्यक्रम। मैंने जो छोड़ा है 1.25 करोड़ उसका बजट था और इसके बाद में वहाँ से केंद्र सरकार ने कह दी कि आपके यहाँ कार्यक्रम को ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए आप और चाहें तो और ले लीजिए, लेकिन उसका सदुपयोग हुआ। तो इसलिए यदि वास्तव में हमें कार्य शक्ति है और इसकी अभिच्छा है तो धन का कोई अभाव नहीं है। लेकिन मैं ये भी आपसे अनुरोध करूंगा कि धन सुलभ हो गया तो सब पूरा सदुपयोग भी होना चाहिए। इसके संबंध में एक छोटी सी बात आपसे कह दूं कि बर्लिन में एक प्रदर्शनी लगानी थी और मुझसे प्रस्ताव मांगा गया कि आप इसमें कितना खर्चा होगा। मैंने कहा मेरा भेज दिया 25 लाख रुपये खर्च होगा। मैं उस प्रदर्शनी का कमिश्नर था। उन्होंने कहा नहीं इतने में नहीं हो पाएगा, आप थोड़ा सा ऐसा नहीं हो पाएगा और इंटरनेशनल एडमिशन लगेगी और ये होगा ये लिफ्टिंग है और इसका इंश्योरेंस है, कई लोग आएंगे जाएंगे तो बड़ा 40 का उन्होंने मैंने कहा फिर उन्होंने कहा नहीं आप देखिए हमें वार्ता पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा उसको धन को लेने के लिए आप और बढ़ा दीजिए। मैंने कहा आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा दीजिए आप मेरे। उन्होंने 83 लाख का एस्टीमेट बनाया। मैंने 30 लाख कहा था, उन्होंने 83 लाख का एस्टीमेट बनाया कि हमने आपके लिए 83 लाख रुपये रख दिए हैं और आप इसमें रख दीजिए। एग्जीबिशन बढ़िया है, प्रदर्शनी बर्लिन में लगी, मैं उसका आयोजक था और योजना बनी। बहुत बढ़िया प्रदर्शनी, बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और उच्च स्तरीय प्रदर्शनी हुई और जब समाप्त हो गई 4-5 महीने तक बर्लिन में रही क्लासिकल आर्ट इंडिया और अभी 6 महीने पहले मैंने उसका साथ दिया तो मैंने कहा कि इसमें कुल मिलाकर के आपने 83 लाख रुपया दिया, उसमें कुल मिलाकर के 27 लाख रुपया खर्च हुआ और बाकी पैसा गवर्नमेंट को वापस हो। क्योंकि मेरे सामने हमेशा एक चीज ध्यान में रहती है कि हमारे देश पर खरबों रुपये रहना है। हम ये लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा खर्च करें। काम नहीं रोकना चाहिए, लेकिन पैसे पाई का सदुपयोग होना चाहिए। हमेशा मेरे सामने ये चीज है, तो इसलिए मैंने पर्सनल सुपरविजन किया, हर एक चीज को मैंने देखा। और कुछ लोग मेरे संग्रहालय में ही राष्ट्रीय संग्रहालय में कलकत्ता में था, मुझे भी काम मिला था। मैं दिल्ली में आ गया तो मैंने कहा था कि मुझे काम करना है, हाँ आप इसी कमिश्नर रहेंगे, मैंने वहाँ काम किया। तो मुझे पता लगा तो लोग कहते हैं कि साहब ये डायरेक्टर जनरल ऐसे आ गए हैं जो हमारे पेट पर लात मार रहे हैं, मतलब कमीशन लेना ये उनकी आमद है। भाई तुम हमारे अफसर या हमारे कार्यकर्ता तो उनको तनख्वाह मिलती है, वहाँ से कमीशन लेने के लिए तुमको ये करना, तो मैंने कमीशन नहीं लेने दिया। मैंने और कुछ ऐसी व्यवस्था की, इंश्योरेंस में भी कमी आ गई। मैंने कुछ ऐसी व्यवस्था की तो उसकी इंडियन एयर इंडिया और लुफ्थांसा दोनों में कॉम्पिटिशन करा दिया। एयर इंडिया ने काम करने लगे, मैंने देखा जर्मनी एक्विजिशन जा रही है, लुफ्थांसा को इतना 50% रिपीट दे रहा है, अगर आप देना चाहते ना वो तैयार हो गए। तो इस मिलाकर व्यवस्था की तो 27 लाख रुपये और 27 लाख रुपये की 1 लाख रुपये का मैंने टैक्स खरीद दिया। मैं कंट्रोल में टैक्स से करवाऊंगा इस तरीके से वो भेज दिया। फिर वहाँ से आया, हम तो कभी सोच ही नहीं सकते थे। और भाई ऐसा होता जैसा 3 साल पहले एस्टीमेट बना था 83 लाख रुपए का, 3 साल पहले से प्राइसिंग बड़ी एस्केलेट हो गई है, 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ गवर्नमेंट मान भी जाती। मैंने कहा केवल 27 लाख रुपये खर्च हुआ, उसकी सक्सेस, उसकी सफलता मेरा निवेदन है कि हम कार्य करें तो इस अंतर्मन से कि
कार्य में पूरी सिद्धि होनी चाहिए, उसका मन चिंतन पूरा होना चाहिए, उसकी योजना पूरी होनी चाहिए, लेकिन कैसे? इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, ब्रज कला के ये पैसे की कोई कमी नहीं है, आप कार्यक्रम बनाइए और उसको गति दीजिए और उसके लिए और मैं आपका और भी कार्यक्रम मैं पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इतना आश्रय दिया, भावना व्यक्त की, उन सबके प्रति नतमस्तक होते हुए मैं विश्राम लेता हूँ और ब्रज भाषा और ब्रज संस्कृति के प्रति जो आपकी बद्धता है उसकी प्रशंसा करते हुए मैं स्वयं भी अपने को इस महान अपनी कार्य के लिए प्रतिबद्ध करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय शर्मा जी के प्रति, डॉक्टर रामदास जी के प्रति और जो बाहर से हमारे विद्वान कवि लेखक पत्रकार और ब्रज कला केंद्र के पदाधिकारी पधारे लोगों के प्रति हृदय से आभारी है कि उन्होंने वर्षों बाद आज इस हाथरस की भूमि पर आयोजित इस अधिवेशन को अपनी उपस्थिति से जाने दिया। यद्यपि आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी अस्वस्थ थे, लेकिन उन्होंने पूरे मन से हमारे बीच रहकर हमारी भावनाओं को समझकर इस ब्रज को बढ़ावा देने के लिए अपने संकल्प और अपने आशीर्वाद दी। सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बताऊं, डॉक्टर रामदास जी ने हाथरस की जमीन पर, हाथरस की धरती पर, हाथरस की भाषा, हाथरस की कला और खास तौर से हाथरस के स्टाइल के स्वांग के लिए, जो कि हाथरस स्कूल माना जाता है, उसके लिए काम करने की एक अभूतपूर्व आज घोषणा की है। डॉक्टर साहब ने आशीर्वाद किया है कि धन की कोई कमी नहीं रहेगी। हाथरस के स्वांग को जीवित करने के लिए, उसकी विधा को संग्रहित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए जो कुछ भी योजना बड़ी से बड़ी शक्तियों बनाई, हम हाथरसवासी, हम ब्रजवासी, हम पूरे कलाकार, कवि, लेखक, पत्रकार जितने यहाँ मौजूद हैं, सब आपके आभारी हैं। लेकिन आज की मैंने तो साथ करेगी, बहु नहीं करेगा, इसलिए इस धन्यवाद का समापन, धन्यवाद तो हमारे डॉक्टर दूरदर्शन भारती करेंगे। भारतीय आज हमारा हृदय हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष संग्रहालय हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनका हाथरस की समस्त साहित्यिक एवं सांस्कृतिक और यहाँ पर हमारा जो पत्रकार प्रेस क्लब है उसकी तरफ से आभार प्रदर्शित करते हुए मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि समय समय पर हमारी संस्था उनके बताए गए मार्गों पर चलकर उनको उनके शब्दों के अनुरूप ही हमें पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये अधिवेशन एक दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में अब पुनः शुरू होगा। इस छोटे से एवं ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले इस सम्मेलन में जितने भी महानुभाव हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लोक गायक, ब्रज भाषा के गीतकार पधारे, उन सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ। साथ ही हमारे बीच में आज हमारे डॉक्टर रामदास जी शोध संस्थान के जो हमारे बीच पधारे, हमारे छोटे से निवेदन पर वो आज अपना समय निकाल कर आए, उनका मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। हमारे बादशाह जी कानपुर में थे, उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकारा, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। और हमारे बीच ब्रज कला केंद्र से जुड़े हुए अनेक मनीषी खुर्जा से, अलीगढ़ से, मथुरा से हमारे बीच पधारे हैं। आकाशवाणी मथुरा के कुछ लोग आए हुए हैं। वीडियोग्राफी, दूरदर्शन तक हमारे इस छोटे से कलाकारों का जो समग्र राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण हो सकेगा, इन सभी लोगों का मैं हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं। धन्यवाद। अब ये आयोजन शुरू हो, इसलिए मैं अपने बीच विराजमान मुख्य दंडाधिकारी आदरणीय श्री हीरालाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के लिए पधारें
और उन्हीं के साथ मैं आदरणीय परगनाधिकारी जी से प्रार्थना करूंगा कि वे देवी की जो ये चौकी है इस पर माल्यार्पण के लिए पधारें। ब्रज कला केंद्र के अध्यक्ष श्री रवि एडवोकेट साहब से निवेदन करूंगा कि वे आदरणीय श्री हीरालाल जी को माल्यार्पण करने का कष्ट करें। श्री दोबरावाल जी से निवेदन करूंगा, श्री रवि साहब से निवेदन करूंगा एसडीएम साहब को माल्यार्पण करें। श्री दोबरावाल साहब हमारे बीच विराजमान श्री गजेंद्र सिंह जी मुंसिफ मजिस्ट्रेट साहब को माल्यार्पण करें। श्री रवि साहब से निवेदन करूंगा कि वे कृपया हमारे सीओ साहब श्री यशवंत सिंह जी, ये बड़े संयोग की बात है कि हमारे सभी अधिकारी बड़े रसज्ञ और बड़े जो है श्रद्धा भाव से हमारे पास आए हैं, जिनसे हमारा बड़ा उम्मीद बढ़ी है। और मैं इसके साथ गुणीजन मैं सबको मनन करता हूं और आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं हाथरस की शैली में ही आपको एक चौबोला सुनाऊं जो राधे जी के प्रति है। राधे जी जय जय केल कलानिधे जैत जैत रस पुंज जय कृष्णानंद पंकज तुम हो छवि निधि मधु करे गुंज। छवि निधि मधु कर गुंज मुंज नभ कानन कुंज विचरनी पद पाथोज सरोज मुखी हो मृग नैनी चंपक बरनी। तरंग अंग उज्जवल अनंग ही भरनी हरि मैया वेद विदित इतिहास आस निज जन मन पूर्ण करनी। जन मन पूर्ण करनी
रुद्र रब रुचिया राधा राधा रुद्र रब रुचिया राधा प्रेम पीयूष अगाधा हरो निज जन की बाधा रूप रस की महाराज जपे श्री कृष्ण भामिनी राधा। ये चुन्नीलाल जी हमारे वो कलाकार हैं जिन्होंने हाथरस शैली के स्वांग को धन्य किया है। वे इतनी अवस्था होने के बाद भी न जाने किस खजाने से अपनी आवाज़ को निकालते हैं। दर्शक एकता और सद्भाव के सूत्र में अपने आप बन जाते हैं। चुन्नीलाल जी की भेंट अभी आपने सुनी। मैं अलीगढ़ से पधारे हुए श्री हरिशंकर जी शर्मा को आमंत्रित करता हूं कि जहां स्वांग परंपरा की एक वानगी में आपने भेंट सुनी, अब इस जनपद के रसिया गायन की एक वानगी में मंगलाचरण उनके श्री मुख से सुने। श्री हरिशंकर जी शर्मा हमारे लोक गायक हैं और जो ब्रज भाषा की फिल्म बनी थी जमुना किनारे, उसमें हमारे शर्मा जी ने अपना संगीत दिया था और उसमें आपने रसिया गायन किया था। श्री हरिशंकर जी शर्मा विराजमान। भक्त भयहारी मंगल करन मात यशोदा यशोदा घर प्रगट भये अवतार। जब जब भक्त सताए नाथ तब तुमने की दया बिचारी। नाम दया निधि नाथ आपको जानत सब नर नाथ ने दया विचारोगी। भक्त ने दया विचारोगी। भक्त को देव कहारोगी। भक्त को देव सब नामों से निरालो हरि नाम। सभी बोलना। सब नामों से निराला हरि नाम कि सुमिरन कर सब नामों से निराला सुमिरन कर ले हिय में भरी ले सुमिरन कर ले हिय में भरी ले या भव तो कर ले जी। सब नामों से नाम के सुमिरन कर ले जी। सब नामों से निराला नाम ने मीरा तारी नरेती जी। नाम ने मीरा तारी कर गई। नाम ने भक्त तारे कर गए। नाम ने भक्त तारे कर गए। लाखों पापी उबारे कर गए। लाखों पापी उबारे। ओ भक्त प्रहलाद कभी से बुलाई। भक्त प्रहलाद कभी से बुलाई। हमें में दिया प्रभु रूप दिखाई। हमें में दिया अरे भैया मेरे
कष्ट तेरे दूर होएंगे क्षण में। नाम वाले को एक नाम कष्ट हारी खच दमड़ी हूँ नाई बेदाम के सुमिरन धरि लेऊ सब नामों से निराला सुमिरन करि लेऊ जिय में धरि लेऊ सुमिरन करि लेऊ जिय में धरि लेऊ या भगतों कर लेऊ जी सब नामों से निराला गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा मेरी स्वामिनी मेरा था को दास जन्म जन्म मोई दीजियो मैया वृंदावन बात गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय गोविंद जय जय ओ राधा कृष्ण की परंपरा के दर्शन कराने जा रहे हैं, जो परंपरा देवी जागरण की परंपरा है। देवी जागरण ब्रज की एक बहुत प्राचीन और पुरानी परंपरा ही नहीं, एक ऐसी परंपरा है जिसको कि कहा जाता है लोकांचल में कि सतयुग से इसका प्रारंभ हुआ। ऐसा माना जाता रहा है कि सतयुग में महिषासुर नाम के दैत्य ने इंद्रासन छीनने की देवताओं से कोशिश की और उस श्रृंखला में उस समय जब ये युद्ध महिषासुर का देवताओं के साथ शुरू हुआ, देवता बहुत परेशान हुए और तब उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की। माँ दुर्गा की आराधना के समय देवी जागरण की परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा माना जाता रहा है। देवी प्रकट हुई और महिषासुर दैत्य को मारा। तभी से ये परंपरा आज तक चली आ रही है। श्री करण सिंह और उनके साथी ये गंगचौली के निवासी हैं। जो भेड़ प्रस्तुत कर रहे हैं उसके बोल हैं: नगर कोट मुख मंजन अबला मलया गिर पर्वत बारी सिर सोरन को मुकुट विराजे तो मैं घंटा लागे 84। तो आज ये कार्यक्रम आप सबके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। कृपया रसास्वादन करें। देखिए।